आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग साहित्यिक स्रोत को पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में हमने सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ा। तो वेद की संख्या कितने थे? 4। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। इन सब के बारे में हमने पिछला क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया। फिर हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा, फिर आरण्यक के बारे में और फिर उपनिषद के बारे में। उपनिषद की अगर संख्या की बात करें, उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, लेकिन मुख्य रूप से 13 है, यानी कि 13 उपनिषदों को विशेष मान्यता प्राप्त है। फिर हमने वेदांग के बारे में पढ़ा। वेदांग की संख्या कुल 6 बताई गई है और वो 6 था शिक्षा, फिर कल्प, फिर व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने महाकाव्य के बारे में पढ़ा। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है। महाभारत सबसे बड़ा जो महाकाव्य था वो महाभारत था। फिर हमने पुराण के बारे में पढ़ा। पुराणों की संख्या 18 है और इनमें से सबसे प्राचीनतम पुराण तो मत्स्य पुराण था। मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर हमने मैत्रेयनी के बारे में पढ़ा और स्मृति ग्रंथ के बारे में भी पढ़ा। तो इतना सारा टॉपिक हमने पिछला क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम लोग आज का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है ब्राह्मणेतर साहित्य और इसके अंतर्गत आता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन दोनों के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अभी जो साहित्य के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, जो फैक्ट्स पढ़ना है, वो सीधा सीधे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इस सब चीज़ों को आपको याद भी रखना है। अब देखिए त्रिपिटक, तो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आउट हो सकता है। बुद्ध की जो शिक्षा का जो संकलन है वो है त्रिपिटक और त्रिपिटक का कुल 3 भाग है। सबसे पहला विनय पिटक, फिर सूत पिटक और अभिधम पिटक। अब विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। यानी कि ओवरऑल विनय पिटक में सिर्फ नियम संबंधी तथ्यों को ही उल्लेख किया गया है। उसके बाद सूत पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। और जो अभिधम पिटक है वो है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह।
तो इसको आप एक वर्ड में याद रखिए। क्या क्या याद रखेंगे? तो विनय पिटक जो है वह सिर्फ और सिर्फ संघ संबंधी नियम है या फिर आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। यानी कि एक लाइन में सिर्फ नियम कानून से संबंधित हो गए विनय पिटक। धार्मिक सिद्धांत से संबंधित हो गया सूत पिटक और दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित हो गया अभिधम पिटक। ये 3 फैक्ट्स। विनय पिटक क्या है? संघ संबंधी नियम। सूत पिटक क्या है? धार्मिक सिद्धांत। और अभिधम पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। इतना आपको सीधा याद रखना है। फिर है सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, जबकि विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। देखिए कुछ कुछ कनेक्शंस जहाँ से हो पाएगा वो हम लगा देंगे ताकि आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी हो। तो देखिए सूत पिटक है यहाँ पे, और इस सूत पिटक जो है इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तो कोई इंसान अगर सूतेगा तो साइड होके सूतेगा, साइड होके। तो साइड से ही पकड़ लीजिए, ये इंसाइक्लोपीडिया का ये साइड, इंसाइक्लोपीडिया, यहाँ पे साइड करके कुछ साउंड आएगा। सूतेगा तो थोड़ा साइड होके सूतेगा तो हो जाएगा साइड, तो साइक्लोपीडिया। 2-3 तो मतलब बीच का थोड़ा सा वर्ड को लिंक कर लीजिए ताकि आपको सूत पिटक से इंसाइक्लोपीडिया याद रह जाए। अब जब आप इंसाइक्लोपीडिया को लिंक कर लेंगे तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे बड़ा पिटक है। और उसके बाद आया विनय पिटक। तो विनय, यहाँ पे नाम छुपा हुआ है किसी का, विनय पिटक, तो विनय किसी का नाम है। तो विनय जो है वो सबसे छोटा है, ऐसा करके आप याद रख लीजिए, एक कनेक्शन लगा लीजिए। तो ये हो गया। अब है बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। ये वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। हम लोग जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में तो वहाँ पे देखेंगे कि गौतम बुद्ध जब उपदेश दिए थे, यानी कि अब कब उपदेश दिए थे, क्या किए थे, वह सब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि गौतम बुद्ध का जो उपदेश था वो पाली भाषा में था। यानी कि जितना सारा महात्मा बुद्ध वो अपना उपदेश दिए हैं वे पाली भाषा में ही दिए हैं। इसीलिए जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही देखने को मिलते हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। और फिर जातक, ये जातक नाम आया है। ये जातक जो है तो ये बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। देखिए ये जो जातक है, तो जातक क्या है? तो आप एक लाइन में याद रखिए कि जातक कथा है। जातक जो है, जातक कथाएं के बारे में हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे, जातक कथा। तो ये जो जातक कथा है ना, इसमें गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म की या फिर पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। कथाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको ये वाला याद रखना है कि जातक बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। और अगर डिटेल्स में पूछा जाए तो बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। फिर है दीपवंश तथा महावंश। ये जो 2 नाम है, दीपवंश और महावंश, ये भी एक ग्रंथ है। तो पाली ग्रंथों से दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये भी दीपवंश और पालवंश आपको याद रखने हैं। ये भी पाली ग्रंथ से ही संबंधित है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इससे मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलता है।
नेक्स्ट है नागसेन। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नु पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। देखिए, एक कहानी है मिनांडर के बारे में। मिनांडर एक्चुअली जो मिनांडर रहते हैं ये एक हिंद यवन शासक है, यानी कि इंडो ग्रीक शासक। हिंद लिख देते हैं, हिंद यवन। और ये जब भारत आए तो नागसेन से जब मिले, भारत आने के बाद नागसेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहा जाता है, नागसेन। तो नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ज्ञान दिया। यानी कि जिस तरीके से भागवत गीता है ना, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद, उसी तरीके से मिनांडर और नागार्जुन के द्वारा भी कुछ वार्तालाप हुए हैं। और उन्हीं वार्तालापों को एक पुस्तक में लिखा गया है, और वही पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नु। और ये जो पुस्तक है ये नागसेन के द्वारा लिखा गया है। तो इतना ही आप याद रखिए कि मिनांडर जो था वो एक हिंद यवन शासक था। वो जब भारत आए और नागसेन से मिले तो नागसेन ने उनको बौद्ध धर्म की कहानियाँ बताई, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश दिए। और जो मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसको एक पुस्तक में लिखा गया है, और वही पुस्तक है मिलिंद पन्नु। ये आपको याद रखने हैं। देखिए, जितना सारा बुक है और जितना सारा ऑथर है उन सबको मैं एक टेबल बना दिया हूँ, तो वहाँ पे हम लोग कनेक्शन के ज़रिए याद करेंगे। फिलहाल अभी आप एक एक लाइन जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। फिर है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, तथा जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व की 200 कहानी उल्लिखित हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो जातक है ये एक कथा है। जातक कथाओं का जो विवरण मिलता है इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व की कहानियाँ उल्लिखित हैं। और पूर्व की कितनी कहानियाँ? तो 200। तो हीनयान हो गया, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। उसके बाद है महायान। ये हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, ये सब हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिलहाल आप जो फैक्ट्स हैं उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर है महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार और दिव्यावदान आदि है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यादान द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र सुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ लीजिए। फिर है नैतिककरण और अवदान शतक, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसको भी आप डायरेक्ट पढ़ के समझ लीजिए। समझना क्या है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, याद रख लीजिए। तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। एक बार समाप्त करते हैं। तो बौद्ध साहित्य में आपको क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य के ग्रंथों को त्रिपिटक, और त्रिपिटक में त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक में क्या था? तो बुद्ध की जो शिक्षा था उसका संकलन था। विनय पिटक था नियम संबंधी तथ्य। फिर आया सूत पिटक, वो हो गया धार्मिक संबंधी तथ्य।
और फिर आया अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जिसमें दार्शनिक संबंधी तथ्य का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ जितना सारा चीज़ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश और महावंश ये 2 पाली ग्रंथ, इससे मौर्य काल के बारे में जानकारी पता चलती है। फिर नागसेन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है मिलिंद पन्नो। तो जब मिनांडर भारत आया था और जब नागसेन ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो उन दोनों का जो वार्तालाप हुआ उस वार्तालाप को एक पुस्तक में लिखा गया मिलिंद पन्नो। फिर बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। फिर जातक के बारे में पढ़ा। जातक जो है वो महात्मा बुद्ध की 200 कहानियों का उल्लेखित है, यानी कि शॉर्ट में जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध की या फिर गौतम बुद्ध की पिछले जन्म की कहानियाँ हैं। फिर है ललित विस्तार और दिव्यावदान, ये भी आपका महायान शाखा से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और बौद्ध ग्रंथ में भी कौन सा शाखा, तो महायान शाखा या फिर महायान संप्रदाय ग्रंथ। फिर ये नैतिककरण और अवदान शतक, ये भी बौद्ध संबंधित ग्रंथ है। तो इतना सारा फैक्ट्स हमने पढ़ा। अब अगला टॉपिक है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जिस तरीके से बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता था, उसी तरीके से जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण आदि प्रमुख है। फिर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये हम लोग जैन धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी वहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ भी वही लाइन है, तो इसको आपको याद रखना है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो है कल्पसूत्र। और इससे कल्पसूत्र है, इसका जो रचना है ये भद्रबाहु द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है, इसको एक कनेक्शन के ज़रिए याद रख सकते हैं। देखिए कल्पसूत्र और भद्रबाहु, तो कल्पसूत्र का सूत्र को पकड़ लीजिए और भद्रबाहु का भद्र को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे भद्र यानी कि थोड़ा डरावना टाइप का साउंड, मतलब डरावना टाइप का वर्ड है ये वाला, भद्र यानी कि डरावना। और यहाँ पे सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो बहुत डरावना होता है। मैथ्स का फॉर्मूला बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं कि सूत्र जो होता है वो थोड़ा डरावना होता है, यानी कि थोड़ा भद्र टाइप का होता है। और अगर आप ऐसा याद रख सकते हैं बाहु से, तो बाहु में तो बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं मैथ्स में, त्रिभुज का नाम सब, समबाहु, विषम बाहु, जैसे लग रहा है कोई राक्षस का नाम है ये सब, है ना। और एगो समबाहु हो गया, विषम बाहु हो गया, और एगो समद्विबाहु। तो इसे भी आप लिख कर सकते हैं कि बाहु करके जो था वो त्रिभुज का नाम था, और त्रिभुज का जितना फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पकड़ के कोई सूत्र था, तो सूत्र से पकड़ के भद्रबाहु, ऐसे भी याद रह जाएगा, है ना। तो ये हो गया कल्पसूत्र और भद्रबाहु, यही आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। और ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बस। तो ये भी हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो हम लोग जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का जो टॉपिक है वो पढ़ लिया। अभी जो टॉपिक था, जो फैक्चुअल चीज़ था, वो इतना ही है। बाकी हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लौकिक साहित्य।
तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, और पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया था कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत कोई जीवनी हो गया, उसको हम लोग पढ़ते हैं, कोई ऐतिहासिक घटना हो गया, कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, या फिर ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। फिर ऐतिहासिक रचनाओं में जैसे कि देखिए, चाणक्य जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है, ये जो चाणक्य है, ये संबंधित थे मौर्य वंश से। तो इनका जो पुस्तक है, इसमें किनके बारे में जानकारी मिलेगा? तो मौर्य वंश से ही संबंधित जानकारी मिलेगा, है ना। तो चाणक्य ने पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो बुक है अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स बुक नहीं है, ये एक पॉलिटी बुक है, यानी कि राज व्यवस्था, यानी कि एक राजनीतिक बुक है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया लौकिक साहित्य के अंतर्गत, हम लोग ऐसे ऐसे पुस्तक को बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो ये राज व्यवस्था से संबंधित या फिर शासन व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, और मौर्य प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कल्हन। कल्हन ने जो पुस्तक लिखा है वो राजतरंगिणी है। कल्हन के द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है, और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आउट होगा। देखिए, ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी, ये सबसे पहला इसका जो खास बात है वो ये है कि ये संस्कृत में लिखित है। ये भाषा भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। राजतरंगिणी ये संस्कृत साहित्य है, और संस्कृत में किसी ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया पहला पुस्तक है, जो आपको याद रखना है। तो वही है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास, जो राजतरंगिणी है, कल्हन के द्वारा रचित। इसमें आदि काल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल के घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्थात इसमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। तो ये सब्जेक्ट भी पूछ सकता है, बुक देके सब्जेक्ट भी पूछ सकता है कि किनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी। राइटर कौन है? कल्हन। भाषा क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट है अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन के गार्गी संहिता एवं वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको आपको डायरेक्ट एकदम फैक्ट्स की तरह याद रख लेना है। ये बुक का जो नाम है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, काफ़ी बार। फिर यहाँ भी है ऐतिहासिक जीवनियों में, ये तो अर्ध ऐतिहासिक रचना हो गया, और ऐतिहासिक जीवनियों में बुद्ध चरित हो गया, ये लिखा गया है अशोक घोष के द्वारा। बाणभट्ट जो हर्ष चरित्र के द्वारा। फिर है वागपति के जो गौड़वाह है, ये गौड़वाह जो है वो वागपति के द्वारा लिखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना गौड़वाह, ये आपका 7th JPSC में पूछा गया क्वेश्चन था, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बना था यहाँ से। तो वागपति गौड़वाह लिखे हैं। फिर बिल्हन, ये लिखे हैं विक्रम
विक्रमा विक्रमांक देव चरित, थोड़ा लंबा नाम है, विक्रमांक देव चरित। फिर है संध्याकर नंदी, इसने रामचरित लिखा है। फिर है हेमचंद का कुमार पाल चरित। फिर है जैनक कृत, यानी कि जैनक का पृथ्वीराज विजय। फिर है विशाख दत्त, इसका देवी चंद्र गुप्त। फिर है नयचंद सूरी का हम्मीर का महाकाव्य। फिर है सोमदेव सूरी का नीति वाक्य मृत। ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। ये सब हो गया रचना या फिर रचनाकार का नाम। ये जो टेबल है नीचे, ये जो टेबल मैं लिखा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको हर हाल में सारा चीज़ों को याद रखना है। तो हम लोग कुछ कनेक्शन के ज़रिए चीज़ों को याद रखेंगे। तो इस टेबल को हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। ऊपर का जो लाइन है, यही 2 लाइन, इसी को मैं एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है, एक साइड है रचनाकार और एक साइड है रचनाएं। तो विज्ञानेश्वर की जो रचना है वो है मिताक्षरा। हम लोग क्या करेंगे इसमें, या तो बीच का कोई वर्ड को कनेक्शन कर लेंगे, या फिर पहला वर्ड को कनेक्शन कर लेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा लिंक करेंगे जिससे कि ये टॉपिक थोड़ी देर के लिए याद रह जाए। और जब टॉपिक थोड़ी देर के लिए याद रह जाता है तो उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको याद रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है विज्ञानेश्वर, इसको याद रखना है मिताक्षरा से। तो विज्ञानेश्वर में एक वर्ड छुपा है ज्ञान, और मिताक्षरा में शुरू का 2 वर्ड पकड़ लीजिए, मीटा को थोड़ा सा ट बना दीजिए तो मीटा। तो ज्ञान बहुत जो है वो बहुत जल्दी मिट जाता है ना। बोला भी जाता है कि जल से पतला ज्ञान है, यानी कि इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ज्ञान तुरंत याद भी होता है और तुरंत मिट भी जाता है। तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं, विज्ञानेश्वर तुरंत मिट जाएगा ज्ञान, तो मिताक्षरा। फिर है जिमुत वाहन, और यहाँ पे है दाएं भाग। तो लास्ट का जो वाहन है इसको पकड़ लीजिए। तो वाहन यानी कि कोई साधन हो गया, है ना, वाहन कोई गाड़ी हो गया, गाड़ी को ही हम लोग शुद्ध हिंदी में वाहन बोलते हैं। और रचनाएं कौन है, इसका रचनाकार है जिमुत वाहन, और रचना किए हैं दाएं भाग। तो दाएं भाग से साउंड आ रहा है दायां भाग। तो वाहन जब हम लोग चलाएंगे तो दायां भाग में बैठेंगे, ऐसा याद रख लीजिए। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर कोई मान के चलिए कोई वाहन में बैठ रहे हैं, कोई सीट है, ये 4 व्हीलर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, दायां भाग में बैठेंगे, इस साइड। तो इस तरह करके याद रख सकते हैं। फिर है कालिदास की रचना तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपका आउट हो ही जाता है। और ये जो रचना है अभिज्ञात शकुंतलम, ये सब मालविकाग्निमित्रम, ये आपका जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस हर एग्ज़ाम में पूछा है, तो इसको याद रखते हैं। देखिए, कालिदास पता ही होगा, बहुत ही मूर्ख थे एक टाइम, फिर अचानक से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो थोड़ा सा कहानी इसके बारे में अगर आपको याद है कि ये मूर्ख से ज्ञानी बने थे, मूर्ख से ज्ञानी, तो इसी से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो कोई इंसान मूर्ख से ज्ञानी बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा याद रख लीजिए कि कालिदास को अभी अभी ज्ञान मिला था, तब जाके मूर्ख से ज्ञानी बने हैं, अभी अभी ज्ञान मिला था। तो कालिदास मूर्ख थे, तो जब मूर्ख थे तो तुरंत इसको ज्ञान मिला, तुरंत यानी कि अभी अभी ज्ञान मिला। तो उसी से याद रह जाएगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम। शुरू का कुछ वर्ड पकड़ के याद रख लीजिए।
तो कालिदास को अभी अभी ज्ञान मिला था, तो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। और इतना ज्ञान मिला कि खुद भगवान राम के जैसा, भगवान राम के जैसा ज्ञानी बन गए और उन्हीं के जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन गए। ये थोड़ा सा कहानी बना दीजिए अपने से याद रखने के लिए, तब आपका रघुवंशम क्लियर हो जाएगा। भगवान राम के जैसा ज्ञानी बन गए तो रघु, भगवान राम तो को ही बोला जाता है रघु, राघव बोला जाता है, तो रघुवंशम राघव, भगवान राम राघव से रघु, तो रघुवंशम। और रघु से ही, रघु को पकड़ के ऋतु याद रख लीजिए, रघु ऋतु, रघु ऋतु, तो रघु और ऋतु, तो याद रह जाएगा दो दो वर्ड को पकड़ के। बाकी आप दोहराते रहिए चीज़ों को, लिखते रहिए, एक आध बार कॉपी में लिखिए, याद रह जाएगा। और ये मालविकाग्नि मित्रम, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा डायरेक्ट कैसे भी करके। तो ये हो गया कालिदास। कालिदास मूर्ख थे, अचानक ज्ञान मिला, तो अचानक ज्ञान मिला तो अभिज्ञान शकुंतलम। कितना ज्ञानी हो गए? भगवान जितना, राम जितना। तो राम यानी कि राघव, राघव से रघुवंश, और रघु से ऋतु, तो ऋतु संहारम। और एक मालविकाग्नि मित्रम हो गया, ऋतु संहारम, मालविकाग्नि मित्रम। फिर है विशाख दत्त। इनका जो रचना है यह है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो इसको लिंक कीजिए कि कोई देवी है, वो अचानक राक्षस बन गई, और कितनी बड़ी राक्षस बनी? तो बहुत ही विशाल राक्षस बन गई। तो विशाल से हो गया विशाख दत्त, और राक्षस बन गई मुद्रा राक्षस। कौन बनी? देवी, देवी चंद्रगुप्तम। क्लियर है? फिर है बिल्हन, और इसका जो रचना है वो है थोड़ा उच्चारण नहीं होता ये, विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा ना। तो बिल्हन, तो विक्रमांक देव चरित, तो वी से पकड़ के आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पहला वर्ड वी और इसका वर्ड वी, तो बिल्हन विक्रमांक देव चरित हो जाएगा। फिर बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो रचना है वो है हर्षचरित। तो देखिए बाण, फिर से हम लोग राम को यहाँ पे लिंक किए थे रघुवंशम में, भगवान राम। यहाँ भी है बाण, तो धनुष बाण किनके शरीर में रहता है? तो भगवान राम के, ऐसा याद रख लीजिए, भगवान राम के पीठ पर धनुष बाण रहता है। तो भगवान राम के कंधे पे धनुष और पीठ पे अगर बाण रहेगा, तो भगवान राम का अगर इमेज लग गया आपका, इसको ऐसा याद मत कीजिए, ऐसे याद रख लीजिए। बाण को अगर आपको याद आएगा, तो भगवान राम अगर याद आएगा बाण को पकड़ने के साथ, तब आपको ये चरित्र तो याद रह जाएगा कि बाण भगवान राम के शरीर में रहता है, यानी कि भगवान राम के कंधे में रहता है, तो उनका चरित्र काफ़ी अच्छा है। मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है भगवान राम को, तो इसी से आप लिंक कर सकते हैं कि भगवान राम का चरित्र। तो बाण से याद रह जाएगा बाणभट्ट, बाण से बाणभट्ट, और बाणभट्ट से हर्षचरित। बाण से खाली आपको भगवान राम का फोटो दिमाग में आना चाहिए। भगवान राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि उनका जो चरित्र थे वो बहुत ही साफ सुथरा थे, तो हो जाएगा हर्षचरित। तो हो सकता है आपको ये मेरा कनेक्शन अच्छा लगा होगा, या फिर आप अपने से भी कोई भी चीज़ लिंक कर सकते हैं, हालांकि मैं इसी तरह से याद किया हूँ। फिर है शूद्रक। तो शूद्रक से साउंड थोड़ा सा लिंक कीजिए, शूद्रक से अदरक, और अदरक, और यहाँ पे मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम ऐसा लग रहा है कि मछली को काटने जैसा साउंड आ रहा है, मछली को काटेंगे। मृच्छकटिकम, मछली कटिकम, यानी कि मछली कट करो।
मछली कट करो और उसमें अदरक मिला के सब्जी बना दो। ठीक है, तो अदरक से शूद्रक और शूद्रक से मृच्छकटिकम लिंक हो जाएगा। देखिए ये सब आपको मेंस में तो लिखना, मेंस अगर रहता है तो उसमें आंसर राइटिंग करना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन हिट होने से मतलब है, ठीक है ना। और ये सब ट्रिक अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1 से 2 दिन तक या फिर खूब से खूब 3 दिन तक, तो मुझे लगता है कि आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में ऑप्शन भी हिट हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्या होता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि शूद्रक क्या पता मृच्छकटिकम ना लिख कर हर्षचरित्र लिखाओ, है ना, या फिर विशाख दत्त का जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस या फिर देवी चंद्रगुप्तम। देखिए जैसे देवी चंद्रगुप्तम एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि इनके द्वारा रचित है, ऑप्शन में कालिदास भी रहा और विशाख दत्त भी रहा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होना तय है, क्योंकि मिलता जुलता नाम पढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं मालविका अग्निमित्रम कहीं देवी चंद्रगुप्तम, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो कनेक्शन है वो मे भी थोड़ा बहुत अल्टर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपका एग्ज़ाम में काम दे देगा और आपसे ऑप्शन बन भी जाएंगे, यानी कि सही ऑप्शन आप वहाँ पे इस कनेक्शन के ज़रिए क्लिक कर सकते हैं। और आपको वही टारगेट रखना है, कैसे भी करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिट होने से मतलब है। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे बाणभट्ट हर्षचरित। बाण से भगवान राम का जो फोटो है वह दिमाग में आ जाना चाहिए और भगवान राम का चरित्र पर क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, आपको सीधा सीधे चरित्र यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। फिर है शूद्रक, तो शूद्रक से अदरक और अदरक और मछली कटने जैसा, तो हो जाएगा मृच्छकटिकम। फिर है मेरुत्तुंग, इसका जो रचना मेरुत्तुंग का जो रचना है वह है प्रबंध चिंतामणि। इसको याद रखिए, मेरुत्तुंग प्रबंध चिंतामणि। अगर कोई इंसान मरेगा तो उसका जितना सगे संबंधी है सब चिंता करने लगेगा, है ना, यानी कि सैड हो जाएगा पूरा, तो इसी से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि। फिर है भास्काचार्य, सिद्धांत शिरोमणि। अब देखिए सिद्धांत, तो सिद्धांत से थोड़ा बहुत कुछ लगा लीजिए, जैसे हम लोग पढ़े थे आर्किमिडीज का सिद्धांत, फिर हम लोग पढ़े थे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, फिजिक्स का बात कर रहे हैं। तो कोई भी सिद्धांत हो वो इतना टफ होता है कि माथा थोड़ा भसक जाता है ना, थोड़ा दिमाग भसक जाता है, तो भसक से हो जाएगा भस्काचार्य। हालांकि ये टफ नहीं होता है, ये कंसेप्चुअल चीज़ होता है और इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है ना, ये मैं याद रखने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत से यही सब सिद्धांत याद रख लीजिएगा और जो आपको दिमाग में आएगा याद उसको भी रख लीजिए। वो सब बहुत क्या होता है, इतना टफ होता है कि जो दिमाग है वो भसक जाता है, तो भस्काचार्य। फिर है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा रचित है, ये मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन समझने से एग्ज़ाम में काम नहीं बनने वाला है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। तो नागसेन मिलिंद पन्हो, यहाँ पे एक कहानी बना लीजिए। नाग, देखिए साउंड कैसा आ रहा है, नागसेन मिलिंद पन्हो, थोड़ा ज़ोर से बोलिए या फिर एक साथ मर्ज करके बोलिए। तो नाग से मिलिंद पन्हो, अगर ये द और पन्होट हटा दें तो साउंड आएगा नाग से मिली, नाग से मिली। तो बस यही 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। नागसेन मिलिंद पन्हो, नाग से मिलिंद, नाग से मिली, नाग से मिली, बस नाग से मिली, यही ट्रिक के रूप में आप याद रख लीजिए। फिर है भवभूति, भवभूति से उत्तर रामचरित याद रख सकते हैं। अब देखिए रामचरित आया है तो रामायण से ही हम लोग कुछ याद रखेंगे। अब उत्तर रामचरित, तो उत्तर रामायण हम लोगों ने देखा है अच्छी तरीके से। उत्तर रामायण में लव कुश के बारे में बतलाया गया है और लव कुश जो थे वो बालक होते हुए भी सारे राजाओं से युद्ध किए थे, सबको परास्त भी किए थे।
यानी कि लव कुश से सबको भय खाते थे उस समय, है ना। यानी कि उत्तर रामचरित में, यानी कि उत्तर रामायण में जो लव कुश थे उनसे सबको भय खाते थे। तो भय से भव, भावभूति, भय भय भाव भाव करके कुछ साउंड आ रहा है, भावभूति, याद रख लीजिए इसी से। देखिए मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर है कृति, कृतिमो मुद्री, ये जो है कृतिमो मुद्री सोमेश्वर की रचना है, तो उसको भी कुछ लिंक करते हैं। देखिए सोमेश्वर है तो सोम, सोमवार को, सोम से सोमवार याद आ रहा है, यहाँ पे साउंड इसी तरह आ रहा है, सोमेश्वर। और कृतिको मुद्री, तो यहाँ पे मुद्रा भी है, मुद्री से मुद्रा लिंक कर लेते हैं, मुद्रा। देखिए सोम है सोमेश्वर, तो सोम और सोमेश्वर, सो करके साउंड आ रहा है, तो एक 100 हम 100 रुपया मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सोमवार को 100 रुपया मुद्रा मिलेगा, ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। सोमवार को 100 रुपया से याद रख लीजिए, और 100 रुपया क्या है, एक मुद्रा है, तो मुद्रा से मुद्री, तो कृति को मुद्री, ये मुद्री को पकड़ के 100 रुपया, सोमेश्वर 100 रुपया। अगर आप सोमवार लिंक नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सोमेश्वर से खाली 100 याद रख लीजिए, 100 रुपया क्या है, एक मुद्रा है, तो हो जाएगा मुद्री, यानी कि कृति को मुद्री। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा याद करवाने की कोशिश किया, जिस कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इतना ही टॉपिक में। तो ये टॉपिक आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ा फैक्चुअल हैं और इसमें मेहनत लगता है याद करने में। तो आप फिलहाल इतना ही याद कीजिए, इसको 1-2 बार लिखिए कॉपी में। हम लोग कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चीज़ें समझेंगे, और वो जो होगा वो अब लगेगा कि हाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, फिर जैन धर्म के बारे में, किस तरीके से धार्मिक विकास हुआ, किस तरीके से महाजनपद का विकास हुआ, महाजनपद, और महाजनपद में शासन करने वाले शासकों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर मौर्य वंश के बाद और भी जितना सारा शासक आया, राजा महाराजा आया, सब के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी जितना सारा चीज़ चल रहा है इनमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे कल का क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।